डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें जनरल साइंस के 10 से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को समझेंगे। वैसे देखा जाए तो ये 10 क्वेश्चन ना होकर के अपने एक प्रकार से 40 क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ जो प्रत्येक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उन चारों में कोई ना कोई खास इंपॉर्टेंट बात है और उस बात को अपन समझेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है अपना कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है। कई बार स्टूडेंट्स इस चीज को समझने में गलती कर देते हैं, प्रश्न को पूरा ध्यान से पढ़ते नहीं है। वो जल्दबाजी में इतना पढ़ते हैं कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड, तो वो उसको ग्रह समझ बैठते हैं और वो कर देते हैं आंसर इसका बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो तो बृहस्पति है, परंतु यहां पर पिंड पूछा गया, न कि ग्रह। ठीक है। और आप सभी ये जानते हैं कि हमारा जो सौरमंडल है वो मंदाकिनी मिल्की वे नामक आकाशगंगा में स्थित है, और हमारा जो सौरमंडल है उसमें मुख्य रूप से सूर्य उसका केंद्र है। जैसे सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ अलग अलग ग्रह चक्कर लगाते हैं। जैसे बुध ग्रह है सबसे पहले, फिर शुक्र है, फिर अगला पृथ्वी है। ऐसे सूर्य के चारों तरफ 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है। यम जो 9वां ग्रह था उसको हटा दिया गया है, वर्तमान में 8 ग्रह ही हैं। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पिंड को कहते हैं अपन ग्रह, और ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पिंड को कहते हैं उपग्रह, यानी कि सैटेलाइट। ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं यहां पर कि सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड, तो सौरमंडल में तो क्या क्या शामिल है? सूर्य भी शामिल है, और अपने 8 ग्रह हैं और उनके सभी के उपग्रह शामिल हैं। ठीक है। उसके अलावा क्षुद्र ग्रह भी शामिल हैं। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि हमारा जो सौरमंडल है उसमें सबसे बड़ा पिंड क्या है? वो सूर्य है। ठीक है। तो यहां देखो, इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शनों का थोड़ा सा अपन समझने का प्रयास करते हैं। पहला ऑप्शन था बृहस्पति। तो बृहस्पति क्या है? बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। सबसे बड़ा साइज के अंदर सबसे बड़ा लार्ज जो है वो प्लेटलेट है, ग्रह है। यहां पर इसके 16 उपग्रह हैं। देखिए, खास बात याद रखिए, मैंने वही लाइन यहां इसमें ऐड की है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और पीछे कंपटीशन एग्जाम्स में कई बार पूछी गई है। बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 16 उपग्रह हैं, और इसका एक उपग्रह है यूरोपा। बृहस्पति ग्रह जो है उसका उपग्रह सैटेलाइट है जिसका नाम यूरोपा है। वहां पर जीवन खोजे जाने की संभावना है। ठीक है। हमारे वैज्ञानिक ये प्रयास कर रहे हैं कि वहां उसके जीवन की खोज की जा सके। दूसरा है फिर पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में खास बात अपन सभी जानते हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा अपने सौरमंडल का उपग्रह जहां पर जीवन संभव है। ठीक। यह पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा में गमन करती है? घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व दिशा में, घूर्णन या गमन करती है, घूर्णन करती है, घूमती है। अतः हमें सूर्योदय पूर्व दिशा में और सूर्यास्त पश्चिम दिशा में दिखता है। यानी कि हमें सूर्य उदय पूर्व में क्यों दिखता है और सूर्यास्त पश्चिम में ही क्यों दिखता है? इसके पीछे कारण पृथ्वी के घूर्णन का कारण है। ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शन में। तीसरा ऑप्शन सूर्य है। सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। देखिए, हमें जितने भी तारे दिखाई देते हैं उनके अंदर सभी में जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो मिलकर के हीलियम गैस बनाते हैं और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है। जो कि प्रकाश से ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। तो यहां पर इसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो जितने भी तारे हैं उन सब में ऐसा होता है, और तारे अपने स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, क्योंकि उसमें जो ऊष्मा अत्यधिक विस्फोट होता है तो उसमें प्रकाश मुक्त होता है, वही प्रकाश हम तक पहुंचता है। तो सूर्य भी क्या है? तारा है। ठीक है। सूर्य के बाद पृथ्वी के निकट तारा प्रोक्सिमा, यानी कि सूर्य के बाद में हमारी पृथ्वी के निकट कौन सा तारा है? ठीक है। उसका नाम है प्रोक्सिमा या अल्फा सेंटोरी। ठीक है। उसको अल्फा सेंटोरी भी कहते हैं। और सबसे अधिक चमकीला जो तारा है वो साइरस है। हमारे सौरमंडल की बात कर रहे हैं अपन। सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। अब तक ज्ञात के अंदर जो वैज्ञानिक अब तक खोज जो
हो चुकी है अब तक, वहां तक की बात कर रहे हैं। चौथा जो ऑप्शन है वो है शनि। शनि जो ग्रह है ये पीले रंग का होता है, और दूसरा बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है, दूसरे नंबर पे शनि होता है। इसका घनत्व जल से भी कम है, ठीक है, इस शनि का घनत्व बहुत कम होता है। और इसके 22 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 22 उपग्रह। बृहस्पति के 16 उपग्रह थे और शनि के 22 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन यानी कि जो उपग्रह है 22, उसमें टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है इसका, ठीक है। और इसमें यहां पर मीथेन सागर में जीवन की संभावना बताई जा रही है। चलिए फिर अपन आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फिजिक्स से रिलेटेड है। एक व्यक्ति 20 केजी के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य। देखिए जो भौतिक विज्ञान के जो पर्सन है उसमें बल, गति, कार्य, चाल, वेग, संवेग, ठीक है, विद्युत धारा आदि क्वेश्चन खूब आते हैं। ऊर्जा, शक्ति, ये आपको 7, 8, 10 फार्मूले आपको याद रखने होंगे जनरल साइंस में, इन्हीं में से प्रश्न आते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि कार्य याद करना है, और कार्य जो होता है गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य, क्योंकि यहां पर व्यक्ति सामान को ऊपर उठा रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत चल रहा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल तो ऊपर से नीचे की ओर खींचता है वस्तुओं को। यहां पर व्यक्ति जो है वो सामान को ऊपर उठा रहा है, तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध जो कार्य होता है उसके लिए फॉर्मूला है डब्ल्यू। डब्ल्यू यानी कि वर्क इज इक्वल टू mgh। एम का मतलब है मास यानी कि द्रव्यमान वस्तु का, द्रव्यमान ये रहा 20 केजी। जी का मतलब जो है वो है गुरुत्व त्वरण, जिसका मान होता है 9.8, यानी कि यहाँ 10 मान लिया अपने राउंड फिगर में। और एस का मतलब हाइट, कितनी ऊंचाई पर लेके गया है व्यक्ति, 2 मीटर की ऊंचाई पर लेके गया है, ठीक है। तो सीधा कुछ नहीं करना, अपन को इनको सबको मल्टीप्लाई करना है। एम का मान 20 जो कि न्यूमेरिकल में दिया गया है, जी का मान 10 है, ठीक है, हाइट इसकी 2 मीटर है, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पर 400 जूल हो जाएगा। जूल कार्य का मात्रक जो है वो जूल होता है, तो इसको अपन जे से इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहां इसका सही आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन में है, 400 जूल, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विद्युत धारा वाले पॉइंट में से। किसी विद्युत परिपथ में 0.5 सेकंड में 2 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। जो विद्युत धारा है उसका मान, तो धारा के लिए जो फॉर्मूला है I इक्वल टू होता है Q अपॉन T। Q यहां पर क्या है, आवेश का मात्रक कूलम, जो कि एक वैज्ञानिक हुए, कूलम नामक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने आवेश के बारे में सबसे पहले बताया था। उनके सम्मान में ही कूलम आवेश का मान मात्रक रखा गया है। तो कितना है, 2 कूलम आवेश, तो लिख दिया 2। टी टाइम, देखिए खास बात यहां पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं, यहाँ टाइम जो हमेशा सेकंड में ही आएगा, ठीक है, टाइम को हमेशा सेकंड में लेना है। अगर यहाँ क्वेश्चन होता कि 1 मिनट में, तो 1 मिनट होता तो अपन यहाँ पर 60 सेकंड करते, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन इसी प्रकार से घुमा के पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर पहले से सेकंड में दिया गया है, तो अपन लिख देंगे 0.5 सेकंड। तो इसको अपन यहाँ डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो 4 एम्पियर आएगा। और धारा का मात्रा आप सभी जानते हो एम्पियर होता है। एम्पियर भी एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया था, उनके सम्मान में ये एम्पियर इसका मात्रक रखा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, 4 एम्पियर। अगला जो क्वेश्चन है वो है केमिस्ट्री से, रसायन विज्ञान से, चौथा क्वेश्चन, असत्य कथन पहचानो। देखिए यहां पर हमें जो सत्य कथन है वो कौन कौन से हैं, अगर ये हमें मालूम होगा तो असत्य अपने आप ही पकड़ में आ जाएगा। तो पहला जो पॉइंट है उसको पढ़ेंगे, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की, बिल्कुल सही है। परमाणु अपन जानते हैं, परमाणु का आकार ऐसा होता है और उसके सेंटर में बीच में क्या होता है, नाभिक होता है। तो इस नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी, कौन से प्रयोग से, स्वर्ण पत्र प्रयोग से की थी, ठीक है। सोने की पन्नी के ऊपर जो है अल्फा किरणें जो है उनकी किरण डाली थी, ठीक है, अल्फा किरणों के बौछार करवाए थे, उससे उन्होंने ये पता किया था कि परमाणु के बीच में कोई नाभिक होता है, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन की खोज वाले, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज वाले बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, और मार्केट में बहुत सारी बुक है, वहां पर इनके गलत आंसर भी दिए गए होते हैं। इसको मैं याद करने के लिए आपको एक छोटा सा फार्मूला बताऊंगा, उससे कभी गलत नहीं होगा। ईंट पग नाच, ये एक ट्रिक है इसकी याद करने की। ईंट का मतलब तो है इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, टी का मतलब देखो, टी स्पेलिंग जो शुरू होती है वो थॉमसन की टी से शुरू होती है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे जे थॉमसन। तो ई का इलेक्ट्रॉन, टी का मतलब थॉमसन, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, टी का मतलब थॉमसन, क्लियर। ईंट पग, पी का मतलब प्रोटॉन, और जी गै, गै का मतलब गोल्ड स्टीन, ठीक है।
प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। यहां लिखा है प्रोटॉन की खोज स्टोनी ने की, ये गलत है, यही इसका आंसर जो है वो सही आंसर ये होगा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। नाच, नाच यानी कि यहां पर न्यूट्रॉन, ठीक है, और यहां पर ये चैक मतलब चेंडविक, सी से चेंडविक, ठीक है, पूरा नाम जेम्स चेंडविक है। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चेंडविक ने, तो आप चेंडविक याद कीजिए, न्यूट्रॉन की खोज चेंडविक ने की थी। ईंट पग नाच, अगर आपको ये याद है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो होता क्या है, यहां पर परमाणु के बीच में तो नाभिक होता है, और नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, और बाहर जो कक्षाएं होती है, कक्षा है ना, ये दूसरी कक्षा, कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, ठीक है। ये सारी बातें अपन ने यहां इसमें समझी हैं, और यहां इसमें नोट लगा के लिखा है प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, तथा नाम जो है रदरफोर्ड ने दिया। देखो प्रोटॉन जो नाम है ना, प्रोटॉन का नाम वो रदरफोर्ड ने दिया था, परंतु खोज किसने की थी प्रोटॉन की? गोल्डस्टीन ने की थी, ये याद रखिएगा। यहां पर ये लाइन भी कई बार एग्जाम के अंदर कई बार पूछी गई है इनके बारे में, और बच्चे यहां गलती कर बैठते हैं, प्रोटॉन का नाम सुनते ही वो गोल्डस्टीन कर देते हैं या रदरफोर्ड कर देते हैं, ठीक है। प्रोटॉन की खोज तो गोल्डस्टीन ने की थी, प्रोटॉन जो नाम है वो रदरफोर्ड ने दिया था। क्लियर? चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लॉजिक वाला क्वेश्चन है, किसी बहुमंजिला इमारत में तीसरी मंजिल में एलपीजी रिसाव के कारण आग लग गई। जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स है, बड़ी बिल्डिंग है, उसमें बहुत सारे मकान बने हुए ऐसे ना, शहरों में आप देखते हैं, ये जो ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, वहां पर ये बता रहा है कि बहुमंजिला, बहुमंजिला बहुत सारी मंजिल हैं, और तीसरी मंजिल के अंदर एलपीजी, एलपीजी अपने जो रसोई गैस में जो सिलेंडर होता है ना, उसमें एलपीजी होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस इसको कहते हैं। अगर उसका रिसाव हो गया, लीकेज हो गया, और उसने आग पकड़ ली, तो आग लग जाती है, तो वो आग किस मंजिल की ओर बढ़ेगी? तीसरी मंजिल में आग लगी है, जैसे मान लीजिए ये पहली मंजिल, दूसरी और तीसरी मंजिल, यहां सिलेंडर का विस्फोट हो गया और इसमें आग लग गई, तो वो आग किधर बढ़ेगी? तो देखिए जो एलपीजी जो गैस है वो भारी होती है, हमारी वायुमंडल में जो अन्य गैस है उनकी तुलना में भारी होती है, तो ये गैस नीचे क्यों आएगी? एलपीजी गैस, ठीक है, दूसरी मंजिल की ओर आएगी। आग लगी तीसरी मंजिल में, गैस आएगी दूसरी मंजिल में, इसलिए आग दूसरी मंजिल की ओर बढ़ेगी। क्लियर? सीएनजी जो गैस होती है, एक गैस होती है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है, ये गैस हल्की होती है वायुमंडल से, जो कि ऊपर की ओर उठती है, इसीलिए जो सीएनजी है उसको एलपीजी से श्रेष्ठ माना गया है दुर्घटना से बचाव के लिए। और सीएनजी जो है वो प्रदूषण भी कम फैलाती है, तो पर्यावरण की दृष्टि से भी सीएनजी को श्रेष्ठ माना गया है। और सीएनजी जो है उसके अंदर मुख्य रूप से मेथेन होता है, और एलपीजी जो होता है उसके अंदर होता है एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ठीक है। और एलपीजी जो है ये गंधहीन गैस है, परंतु सिलेंडर में इसको भरते समय इसमें इथाइलिन मर्केप्टोन जो है वो उसमें मिलाते हैं, ताकि अपन को स्मेल का अनुभव हो सके, अनुभव का ज्ञान हो सके, ठीक है, गंध का ज्ञान हो सके, और हमें दुर्घटना से बच सके। तो इसका नोट लगाए लिखा है एलपीजी भारी होने के कारण नीचे की सतह पर एकत्रित हो जाती है, जो कि अपन ने ऊपर समझा है। आगे है छठा क्वेश्चन, अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं? देखो अम्ल और क्षार का टॉपिक है, और धातु, अधातु, उपधातु का एक टॉपिक है, इनमें से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो अम्ल जो है, अम्ल जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो सकता है, नाइट्रिक अम्ल हो सकता है, ठीक है, कोई भी एक अम्ल है, वो धातु से क्रिया करता है, धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, ठीक है, कॉपर से क्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं? तो यहां पर इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। तो यहां देखो ऑप्शन में लिखा हुआ भी है, नीचे नोट लगा के लिखा है मैंने, कि अम्ल जो है वो धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, और अम्ल धातु के कार्बोनेट या धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करते हैं तो CO2 गैस देते हैं, क्योंकि कार्बोनेट के अंदर क्या होता है, CO3 होता है, तो वहां से CO2 गैस निकल जाएगी। हाइड्रोजन कार्बोनेट में CO3 होता है, तो वहां से CO2 गैस निकल जाएगी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का क्वेश्चन है। देखिए कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं उन कोशिकाओं को कहते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है, केंद्रक है, और उसके जो कोशिकांग हैं वो अल्प विकसित होते हैं, कम विकसित होते हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो है उसके कोशिका के कोशिकांग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, हरितलवक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो सुविकसित होते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका यानी कि सुविकसित कोशिका, और प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि आद्य प्रकार की कोशिका जो कि कम विकसित है, अल्प विकसित है।
तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है उनके एग्जाम्पल बैक्टीरिया वगैरह हैं। ठीक, तो ये बोल रहा है यूकैरियोटिक कोशिका में क्या पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर 80s प्रकार के राइबोसोम और 70s प्रकार के, दोनों प्रकार के राइबोसोम होते हैं। देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे जीवाणु कोशिका इस प्रकार से होती है, ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियस भी यानी कि कोशिका झिल्ली के अंदर नहीं होता है, ऐसे ही बिखरा होता है उसका जो न्यूक्लिक एसिड जो है, ठीक है, डीएनए आरएनए कोशिका द्रव्य में बिखरा होता है। और कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है वो एब्सेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, ठीक है, गोल्गी का जैसे अंग नहीं होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर। और इनमें जो राइबोसोम होता है वो होता है 70s प्रकार का, किनमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। परंतु बात करें यूकैरियोटिक कोशिकाओं की, तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर बीच में केंद्रक होता है, उसके फिर ये अंतःपर्दीय जालिका जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है, वो पाई जाती है। इस प्रकार से गोल्जिकाएं होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, पादप कोशिकाओं में हरित लोक भी होता है। तो इनके अंदर क्या होता है 80s प्रकार के राइबोसोम तो कोशिका के अंदर होते हैं, यहाँ कोशिका द्रव्य में 80s प्रकार के राइबोसोम तो कोशिका द्रव्य में होंगे, परंतु 70s प्रकार के राइबोसोम कहाँ होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे। या फिर जो पादप कोशिका तो उसमें हरित लोक के अंदर भी 70s प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लोक के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या हो गए, दोनों प्रकार के हो गए। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा कि दोनों प्रकार के होते हैं। यहां नोट लगा के इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया गया है। 70s राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में और यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लोक में पाए जाते हैं, ठीक है। 70s जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में होते हैं, परंतु यूकैरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लोक में कोशिकांग में पाए जाते हैं। और 80s राइबोसोम जो है यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमने इसके बारे में राइबोसोम के बारे में समझा। और राइबोसोम जो है उनको प्रोटीन संश्लेषण का कारखाना भी कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, क्योंकि वो प्रोटीन संश्लेषण में अहम भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, लार किसके पाचन में सहायक है, मानव पाचन तंत्र से क्वेश्चन है। मानव शरीर के अंदर जो मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, 3 जोड़ी बोल दीजिए या 6 बोल दीजिए। और देखिए पाचन किस किस का होता है, पाचन जो है प्रोटीन का होता है, स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट का होता है और वसा का होता है। खनिज लवण का तो पाचन होता ही नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है, खनिज लवण का तो पाचन नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, ठीक है। तो लार किसको पचाती है, लार वैसे पचाती है कार्बोहाइड्रेट को, जिसका एग्जाम्पल स्टार्च दे रखा है, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है स्टार्च, ठीक है। दूसरा देखो इसमें लिखा है दूसरे ऑप्शन में प्रोटीन, प्रोटीन को कौन पचाता है, प्रोटीन को पचाता है पेप्सिन और ट्रिप्सिन, 2 एंजाइम होते हैं पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ये दोनों एंजाइम जो है प्रोटीन पाचन में सहायक है, ठीक है। और स्टार्च, स्टार्च को पचाने के लिए जो लार होता है, लार के अंदर क्या होता है, लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम और टाइलिन, या एक ही बात है, टाइलिन बोल दीजिए या एमाइलेज बोल दीजिए, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इसी के नाम है दोनों, ठीक है, एमाइलेज या टाइलिन, ये इंग्लिश का वर्ड है, एमिलेज या एमाइलेज, इसमें कंफ्यूज मत होना, एमिलेज या एमाइलेज एक ही बात है, और इसी को टाइलिन भी कहते हैं। तो ये जो एंजाइम है ये कार्बोहाइड्रेट को पचाते हैं, जो कि स्टार्च नाम दे रखा है, आलू के अंदर स्टार्च खूब होता है, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। स्टार्च जिसको इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में इसको मंड कहते हैं, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, मंड। और चौथा जो ऑप्शन है वसा, वसा को पचाने वाला एंजाइम है लाइपेज, क्योंकि वसा को अंग्रेजी में कहते हैं लिपिड, लिपिड से नाम पड़ गया लाइपेज, ठीक है, लाइपेज। तो इस प्रकार से ये पाचक एंजाइम है जो कि इनको पचाने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है, विटामिन का रासायनिक नाम और कमी से रोग। देखिए कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर विटामिन वाला जो पोर्शन है वहां से कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये जो विटामिन है उनके नाम याद करने पड़ेंगे, किसकी कमी से क्या रोग होता है, उसका रासायनिक नाम क्या है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि थायमिन, उसका नाम B1 है, बिल्कुल सही है, और बेरी बेरी रोग होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है नियासिन, जिसका नाम B3 है, जिसको विटामिन B3 भी कहते हैं, इसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन जो है फाइलोक्विनोन, ठीक है, नाम लिखा है के, इसकी कमी से बांझपन होता है, ये गलत है, इसकी कमी से बांझपन नहीं होता। फाइलोक्विनोन जो है विटामिन के, वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, रक्त का थक्का नहीं जमेगा अगर इसकी कमी हो जाएगी तो, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है कैल्शिफेरोल, जिसको विटामिन डी भी कहते हैं, इसकी कमी से सूखा रोग होता है, इसमें बच्चा जो है उसकी हड्डियां कमजोर रह जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर नोट लगा के लिखा भी है, देखते हैं अपन। तीसरे ऑप्शन में विटामिन ई, ठीक है, विटामिन ई जो है उसको अपने टेकोफेरोल कहते हैं, और इसकी कमी से बांझपन या नपुंसकता होता है, स्त्री में बांझपन होता है, पुरुष में नपुंसकता होती है, ठीक है। तो वहां जो ऑप्शन दे रखा था ना विटामिन के, उसकी जगह यहाँ पर विटामिन ई आएगा। चौथा ऑप्शन था इसमें विटामिन डी, विटामिन डी किस किस से प्राप्त होता है, ये एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है। विटामिन डी होता है दूध के अंदर, मक्खन में, सूर्य के प्रकाश,
इसको सनशाइन कहते हैं, इसको इस हार्मोन को सनशाइन सॉरी इस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, सूर्य के प्रकाश से मिलता है। और मछली के यकृत जो लीवर का तेल होता है, मछली का जो लीवर है उससे तेल निकलता है, उसमें होता है ये। और त्वचा में संश्लेषित होता है, अपन जो धूप में बैठते हैं तो सूर्य का प्रकाश जो है वो अपनी त्वचा के अंदर ये इसको विटामिन डी को बनाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी है, सूर्य के अंदर विटामिन डी नहीं है। जो सूर्य का प्रकाश हमारी त्वचा के ऊपर गिरता है तो हमारी त्वचा उसको विटामिन डी को सिंथेसिस करती है, संश्लेषित करती है, बनाती है। विटामिन डी का कार्य क्या है? कैल्शियम का अवशोषण। जो अपन भोजन में कैल्शियम खाते हैं ना, तो उसका अवशोषण करता है विटामिन डी। ठीक है, वरना क्या होगा, अपन अगर विटामिन डी अपने शरीर में नहीं होगा तो अपन से कितना ही कैल्शियम खाएं वो अपने शरीर में पचेगा नहीं, वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और अस्थि निर्माण में हड्डियां जो है आपको पता है कैल्शियम फास्फोरस की बनी होती हैं, दांत भी कैल्शियम फोस्फेट के बने होते हैं। तो अस्थि और दांत के निर्माण में सहायक है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से बच्चों के अंदर जो रोग होता है उसका नाम है रिकेट्स रोग, जिसको सूखा रोग भी कहते हैं। और जो वयस्क हैं, बड़े व्यक्ति, उनमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिसको अपन ओस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं। हड्डियां पोरोसिस यानी पोर मतलब छिद्र हो जाते हैं, हड्डियां जल्दी टूटनी शुरू हो जाती है कैल्शियम की कमी से। और अपना लास्ट इसमें क्वेश्चन है रक्त की प्रकृति। देखो ये जो पीएच का क्वेश्चन है, पीएच अम्ल क्षार वाले पॉइंट में भी ये क्वेश्चन आता है वहां पर भी। और जो रक्त की प्रकृति यहाँ पर इसमें पूछ रहा है, अपन को ये तो पता है कि मान लीजिए रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है, लेकिन यहाँ 4 ऑप्शन दे दिए, प्रबल और दुर्बल। तो देखिए पीएच स्केल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं अपन। पीएच स्केल के बारे में आपने सुना होगा कि यहाँ पर पीएच जो है इधर 0 और इधर ये 14 है। ठीक है, और बीच में 7 में उदासीन होता है। और 0 से फिर 1 2 जैसे मान लीजिए 3 4 5 और 6 और 7, फिर आगे इधर 8। ठीक है, 9 10 11 12 13 और 14। तो इस प्रकार से यहाँ पर पीएच स्केल है। इधर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा होती है, तो यहाँ पर जिसकी पीएच 0 है या 1 है वो तो होंगे प्रबल अम्लीय। ठीक है, जो जो इधर जाएंगे अपन 2 3 4 5 6 7, तो 6 पर जाएंगे, 5 6 पर जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगी, दुर्बल अम्लता हो जाएगी। ठीक है, दुर्बल अम्लीय हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इधर कम हो जाएगी। ठीक है, इधर आएंगे तो हाइड्रोजन की सांद्रता कम हो जाती है। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर 7 8 9 10 ये क्या है, ये दुर्बल क्षार है। दुर्बल क्षार है क्योंकि यहाँ OH आयन की सांद्रता कम है। जो जो अपन इधर बढ़ेंगे 14 की तरफ तो OH आयन की सांद्रता बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इस कारण से यहाँ पर क्या होता है, इसकी ये 14 जिसकी पीएच होती है वो प्रबल क्षारीय होता है। वो कैसा होता है, प्रबल क्षारीय। तो यहाँ पर रक्त की इसकी पीएच होती है 7.3 से 7.5, 7.3 से 7.5। तो 7 से ऊपर है तो कैसा, क्षारीय, परंतु कैसा क्षारीय, 7.3 7.5 ही है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से ये अपना दुर्बल क्षारीय है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।